होने हैं। इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। सुपर प्रॉफ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक एजुकेटर के साथ साथ एक लर्नर बड़ी ही आसानी से अपना अकाउंट बना सकता है। 1000 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के साथ सुपर प्रॉफ इंडिया शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए ही एक बहुत ही लाभकारी प्लेटफॉर्म बनने में सफल हुआ है, जिसके इस्तेमाल से आप कहीं पर भी बैठकर ट्यूटरिंग सपोर्ट प्राप्त और प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने नॉलेज का विस्तार भी कर सकते हैं। सबसे फायदेमंद बात यह है कि सुपर प्रॉफ आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लेकर आपकी अपनी पर्सनलाइज ऐड बनाने तक की सुविधा एकदम मुफ्त देता है। तो आज ही विजिट करें superprof.co.in पर। चलिए अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की कई और जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली होता है तो ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को निभानी होती है। साथ ही यदि राष्ट्रपति देश से बाहर दौरे पर होते हैं तो उपराष्ट्रपति को उस समय राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ये पद राष्ट्रपति से नीचे और प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए, साथ ही साथ राज्यसभा के उम्मीदवार के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार या फिर किसी राज्य की सरकार से किसी तरह का लाभ या फिर सैलरी उम्मीदवार को नहीं मिल रही हो। अब बात करते हैं चुनाव कैसे होता है। तो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग चुनाव के लिए नोटिस जारी करता है और उम्मीदवारों का नामांकन होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रपोजर्स और कम से कम 20 सेकेंडर्स होने चाहिए। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर उम्मीदवारों के नॉमिनेशंस को चेक करते हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम को बैलेट में शामिल किया जाता है। यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 15,000 रुपए कैंडिडेट को जमा कराने होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य वोट करने के लिए शामिल किए जाते हैं। वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों में विधायकों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेटेड सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर साल 2022 के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो भारत के 16वें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इसके साथ ही साथ लोकसभा के 543 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। मतलब 233 + 12 + 5 43 = 788। तो 788 मेंबर्स यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे और सभी मेंबर्स की वोट की वैल्यू होती है 1 और जीत के लिए चाहिए होता है वोट्स का 50% + 1। इस चुनाव की प्रक्रिया को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इसमें वोटर को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी तय करनी होती है। वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देता है। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। अगर A, B और C उपराष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट हैं तो वोटर को हर किसी के नाम के आगे अपनी पहली पसंद बतानी होगी। जैसे वोटर को A के आगे 1, B के आगे 2 और C के आगे 3 लिखना होगा। इसी तरह से ही सारी वोटिंग की जाती है। अब कैसे गिनती की जाती है इस बात को समझिए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्रायोरिटी वाले कितने वोट मिले हैं। फिर सभी को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ा जाता है। कुल संख्या को 2 से डिवाइड किया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अब जो संख्या मिलती है
ये वो कोटा माना जाता है जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कि चुनाव में 788 सदस्य ने वोट डाले, तो इसे 2 से भाग कर देंगे तो 394 आता है। अब 1 जोड़ने पर 395 हो जाता है। चुनाव जीतने के लिए 395 वोट्स मिलना जरूरी है। अगर पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी कोटे के बराबर या फिर इससे ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो वो जीत जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वोट काउंटिंग का सेकेंड राउंड होता है। सबसे पहले उस उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हो, लेकिन उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में ये देखा जाता है कि दूसरी यानी कि सेकंड प्रायोरिटी किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या फिर ज्यादा हो जाएं तो उम्मीदवार जीत जाता है। अगर अभी भी जादुई आंकड़ा नहीं क्रॉस होता है तो तीसरे राउंड की वोट काउंटिंग होती है। एक बार फिर से सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्रायोरिटी देने वाले बैलेट पेपर्स और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलेट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्रायोरिटी किसे दी गई है। फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर ना हो जाए। जैसे ही जादुई आंकड़ा किसी एक उम्मीदवार को मिल जाता है, वैसे ही उस उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सामने या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें जागरण.com।